नमस्कार दोस्तों घर अपना हो या किराए का, घर घर ही होता है। इंसान उसे बनाने में और सजाने में जी जान लगा देता है। लेकिन दोस्तों, जब उसी घर में चीज़ें डरावनी और खौफनाक हो जाती हैं तो वही इंसान मजबूर हो जाता है उस घर को खाली करके भागने में। जानिए आज की कहानी में कि कैसे एक परिवार ने अपने ही घर में उन डरावनी और खौफनाक चीज़ों का कैसे सामना किया, लेकिन आखिरकार वो परिवार भी कैसे मजबूर हो गया अपने घर को खाली कर भागने के लिए, जिस घर को उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया था। आज की कहानी मुझे भेजी है पंकज ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ पंकज की कहानी मेरी जुबानी। मैं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें मेरी वाइफ ऋतु और मेरी लड़की जो 2 साल की थी, जिसे मैं प्यार से गुड़िया बुलाता था, उनके साथ मैं अबू धाबी में रहता था। मेरी यहीं पे जॉब थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहीं रहता था। छोटी सी फैमिली थी। हम लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, लेकिन समय के साथ वो फ्लैट हमारे लिए छोटा पड़ता जा रहा था, जिसके बाद हमें एक नया फ्लैट लेने की ज़रूरत थी। तो मैं और मेरी वाइफ ने एक 2 BHK का फ्लैट देखा था। तो वो हमें बड़ा पसंद आया था, तो हमने मन बना लिया था कि अब वही फ्लैट लेंगे। और थोड़े समय बाद वो फ्लैट मैंने रेंट पे ले लिया था। वहाँ पे मकान और फ्लैट ले नहीं सकते थे, तो इसीलिए वहाँ पे रेंट पे ही लिया जाता था, तो इसीलिए मैंने रेंट पे ही लिया था। मैं अपनी फैमिली के साथ उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। दरअसल वो फ्लैट मेरी वाइफ को बहुत पसंद था, वो उसी की पसंद थी, इसीलिए हमने वो फ्लैट लिया था। लेकिन वो फ्लैट लेने पे एक शर्त ये भी थी कि हमें 3 महीने का रेंट इकट्ठे देना होता था। तो मैंने 3 महीने का रेंट, जो काफ़ी ज़्यादा था, वो पे करके वो फ्लैट ले लिया था। फ्लैट सच में बहुत अच्छा था, काफ़ी आलीशान था, हमें बड़ा पसंद आया था। और जब वो फ्लैट मेरी फैमिली को पसंद था तो वो मुझे भी पसंद था। दोस्तों, उस फ्लैट में शुरुआती दिन तो काफ़ी अच्छे बीते, लेकिन दोस्तों एक शाम जब मैं अपने ऑफिस से घर लौटा तो मेरी वाइफ बड़ी ही टेंशन में, बड़ी ही घबराई हुई मेरे पास आई और मुझसे बोली कि मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने बोला कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। लेकिन वो बोली कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है। मुझे लगा कि शायद कोई ज़रूरी बात है, तो इसीलिए बोल रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि क्या हम कहीं और नहीं रह सकते। मैं बात सुन के चौंक गया और मैंने उससे बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हम कहीं और रह सकते हैं क्या, मतलब ये फ्लैट खाली करके हम कहीं और, कहीं दूसरे जगह पे रहने लगें, कहीं और हम रेंट पे घर ले लें। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्या बात कर रही हो, हमने अभी तो लिया है, कुछ ही दिन तो हुए हैं, और अब तुम कहीं और जाने की बात क्यों कर रही हो। मैंने उससे बोला कि अगर कोई घर में परेशानी या दिक्कत है तो मुझे बताओ। लेकिन वो बोली कि नहीं, बस मेरे को यहाँ पे रहना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा यार, एक तुम ही थी जिसने ये फ्लैट पसंद किया था और तुम्हें ही सबसे ज़्यादा पसंद आया, और उसके बाद अब तुम ही बोल रही हो कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये क्या बात हुई। लेकिन वो बस मुझसे बार बार ये बोलती रही कि मेरा मन नहीं है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, यहाँ चीज़ें ठीक नहीं है, अगर हम कहीं और रह सकते हैं तो बताओ। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को समझाया और मैंने बोला कि देखो यार, अभी तो कहीं जाना मुमकिन ही नहीं है। हमने यहाँ पे 3 मंथ का रेंट दिया है, वो सच में बहुत ज़्यादा था और ये तुम्हारे सामने हुआ है, और अभी कहीं और जाके रहना ये तो इम्पॉसिबल है। हम कुछ समय यहाँ पे रह लेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कहीं और में, और कहीं जाना होगा तो हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन अभी तो यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है। तो मेरी वाइफ ने ये बात सुनी और वो चुप हो गई। उसके बाद उसने फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने मुझे असल वजह नहीं बताई कि वो मुझे क्यों यहाँ पे ना रहने के लिए बोल रही थी। दोस्तों, उसके बाद मेरी वाइफ ने ये बात दोबारा नहीं बोली, लेकिन मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों बोला था ये वजह मुझे पता लगने वाली थी। दोस्तों, संडे था, छुट्टी थी और मैं अपने घर पर था। दोपहर का समय था। मेरी वाइफ ऋतु और गुड़िया दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर पे अकेले बाहर वाले कमरे में बैठ के टीवी देख रहा था कि दोस्तों मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे अंदर वाले कमरे में से किसी बच्चे की बोलने की आवाज़ आई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे गुड़िया बोल रही है। तो मैं उठ के देखने गया कि गुड़िया आ गई क्या इतनी जल्दी, अभी तो वो लोग गए थे। तो दोस्तों, जब मैं अपने अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो देखा तो अंदर कोई नहीं था, कमरा खाली था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, तो मैं वापस से आके कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा कि दोस्तों उसके तुरंत बाद मुझे फिर से एक बच्चे की बोलने की आवाज़ आई, एक हंसने की आवाज़ आई। मैं दोबारा उठ के देखने गया कि आखिरकार ये आवाज़ है कैसी, क्योंकि पहले आई तो मुझे शायद लगा कि मेरा धोखा है, वहम है, लेकिन अब दोबारा आई है। दूसरी बार तो धोखा है, वहम नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, जब मैं दोबारा उस कमरे में देखने गया तो इस बार भी कमरे में कोई नहीं था।
कमरा एकदम खाली था। दोस्तों मैं कमरे में नज़र मार ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि गुड़िया का एक खिलौना अपने आप चलने लगा। उसमें गाने बजते थे और वो खिलौना एक जगह से दूसरी जगह जाता था। मैं उसे देखने लगा और सोचने लगा कि अपने आप चल कैसे पड़ा। तो मैं उसके पास गया उसे उठा के उसकी जगह रखने के लिए जहाँ पे वो रखा हुआ था। तो दोस्तों जब मैंने वो खिलौना उठाया और उस खिलौने को बंद करने के लिए उसे पीछे घुमाया, तो दोस्तों एक चीज़ मैंने ऐसी देखी जिसे देख मैं थोड़ा घबरा गया। और दोस्तों वो चीज़ ये थी कि जैसे ही मैंने उसे पीछे घुमाया तो देखा वो खिलौना एक सेल और बैटरी से चलता था। लेकिन दोस्तों उस खिलौने में ना कोई सेल लगा था और ना ही कोई बैटरी। तो वो खिलौना चल कैसे रहा था? ये चीज़ देख के मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब चीज़ देखी है। मैं इस खिलौने के इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि इसके कहीं और तो खिलौने में बैटरी या सेल तो नहीं लगते। लेकिन दोस्तों नहीं, उसमें वहीं लगते थे और उस जगह ना कोई सेल ना बैटरी, लेकिन वो खिलौना चल रहा था। मैंने उस खिलौने को रखा और मैं उस खिलौने को रख के वापस बाहर वाले कमरे में आके बैठ गया। वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। मैं उस चीज़ के बारे में सोच ही रहा था कि दोस्तों फिर से उस कमरे में से उस खिलौने की गाने बजने की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर भाग कर गया देखने दोबारा, तो दोस्तों वो खिलौना फिर से चल रहा था। जिस जगह मैं उसे रख के गया था वो वहाँ नहीं, नीचे ज़मीन पर चल रहा था। मैंने इस खिलौने को उठाया और दोबारा से बंद किया। उसमें अब भी कोई बैटरी सेल नहीं लगा था। लेकिन दोस्तों मैं देखना चाहता था कि खिलौना आखिरकार अपने आप चल कैसे रहा है। तो मैंने उस खिलौने को अपने ठीक सामने रखा ये देखने के लिए कि आखिरकार ये अपने आप चलता कैसे है। मैं उसे अपने सामने रख के देखता रहा कि यह अब चलेगा। लेकिन दोस्तों 5 से 10 मिनट हो गए लेकिन वो खिलौना चल ही नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों उसी बीच जब मैं उस खिलौने को देख रहा था तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे में से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। और वो दोस्तों आवाज़ इतनी साफ थी मानो जैसे कोई बच्चा ठीक मेरे बगल में बैठ के रो रहा हो। इतनी साफ आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने अपने कमरे में उठकर इधर उधर नज़र मारी कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन दोस्तों उस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। तो ये बच्चे की रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही थी मुझे नहीं पता थी। लेकिन मैं थोड़ा घबरा चुका था कि उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी वाइफ ऋतु और गुड़िया दोनों आ चुके थे। मैं थोड़ा टेंशन में बैठा हुआ तो ऋतु ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं। ऋतु ने मुझसे दोबारा पूछा कि कोई बात है तो मुझे बताओ ना। तो मैंने ऋतु को बताया कि यार मेरे साथ अभी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। तो ऋतु का जो जवाब आया वो सुनकर मैं भी थोड़ा चौंक गया। ऋतु ने बोला इसीलिए तो मैं आपसे कह रही थी ये घर खाली करने के लिए कि हम कहीं और रहते हैं। मैंने ऋतु से पूछा कि तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है। तो फिर ऋतु ने जो मुझे बताया वो सुनकर मैं थोड़ा और डर गया। ऋतु ने मुझे बताया कि थोड़े ही दिनों पहले मुझे घर के अंदर से एक बच्चे की रोने की और हंसने की आवाज़ आती थी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद ये गुड़िया ही है। लेकिन एक दिन जब गुड़िया मेरे सामने सो रही थी तो मुझे अंदर वाले कमरे में से एक बच्चे की हंसने की और रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसे देख मैं थोड़ी घबरा गई। मैं उठ के देखने गई कि कौन है तो लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो मैंने ये भी देखा कि घर में एक बच्चे की परछाई मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखी। मैंने कई बार उसे ढंग से देखने की कोशिश करी लेकिन वो कभी भी सही तरीके से सामने नहीं आती। लेकिन मैंने कई बार उस परछाई को देखा है। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई, वो जब मैं किचन में काम कर रही थी और गुड़िया अंदर वाले कमरे में बैठ के खेल रही थी। वो खेल रही थी अपना, तो मुझे लगा कि मैं अपना काम कर लूँ। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद उसे देखने गई कि आखिरकार वो खेल रही है, वो ठीक तो है, तो मैंने एक चीज़ ऐसी देखी जिसे देख मैं बहुत डर गई। ऋतु ने बताया कि गुड़िया बॉल से खेल रही थी। वो बॉल एक जगह से दूसरी जगह फेंकती तो दूसरी जगह से बॉल अपने आप गुड़िया की तरफ आ जाती। कोई ऐसा नहीं कि गुड़िया दीवार पे बॉल फेंक रही हो, लेकिन जहाँ वो बॉल फेंक रही थी वो एकदम खाली ज़मीन थी। वहाँ पे बॉल जाके गिरती और थोड़ी देर बाद ऐसा लगता कि जैसे वहाँ से किसी ने गुड़िया की तरफ बॉल फेंकी है। इस चीज़ को देखने के बाद मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैंने तभी गुड़िया को वहाँ से गोदी में उठाया और उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले आई। ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी ये कोई आम चीज़ें नहीं थी। इसे देखकर मैं और ऋतु दोनों डर चुके थे। ऋतु मुझसे फिर से बोल रही थी कि हम ये घर खाली करके कहीं और चले जाते हैं। लेकिन मैंने ऋतु को फिर से बोला कि ऋतु अभी कहीं और जा पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी बजट इतना है नहीं। और यहाँ पे और भी कहीं अगर हम रेंट पे घर लेंगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे। हमें कुछ भी करके यहाँ पे थोड़ा समय तो बिताना ही होगा, कम से कम 1 महीना। 1 महीने के बाद अगर बजट ठीक हुआ तो हम कहीं और घर देख लेंगे, लेकिन तब तक हमें यहाँ पे कैसे ना कैसे करके समय बिताना ही होगा। ऋतु मेरी बात समझ चुकी थी और हम दोनों इन चीज़ों के लिए तैयार थे कि हमें आगे से थोड़ा सावधान रह के चलना होगा। इसके बाद कुछ दिनों तक चीज़ें शांत रहती तो कभी एकदम से ही चीज़ें अलग अलग तरीके से होने लगती। जैसे कि एक दिन
जब शाम को मैं ऑफिस से लौटा तो मैं ऋतु के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि दोस्तों अचानक से अंदर वाले कमरे में से फिर से गुड़िया के खिलौनों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैं और ऋतु उठकर गए देखने तो दोस्तों वहाँ पे हमने बहुत ही अजीब और डराने वाली चीज़ देखी। और वो ये चीज़ थी कि जहाँ पे एक ज़मीन पे गुड़िया के खिलौने रखे हुए थे उसी के ठीक बगल में एक छोटे से बच्चे की, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 साल की उम्र के बच्चे की परछाई वहाँ बैठी उन खिलौनों से खेल रही थी। जी हाँ, वो काली परछाई गुड़िया के खिलौनों से खेल रही थी, जिसे देख ऋतु एकदम से भड़क गई और उसने चिल्ला कर बोला कि तुम कौन हो। और दोस्तों इतना बोलने के बाद ही वो काली परछाई एकदम से वहाँ से गायब हो गई। ऋतु गुस्से में गई और गुड़िया के सारे खिलौने उठाकर अलमारी में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ऋतु अब थोड़ा इन चीज़ों को लेकर गुस्सा हो रही थी, चिढ़ रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं थी। अभी तक उस चीज़ ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो रह रहकर हम दोनों को डरा रही थी। लेकिन दोस्तों चीज़ें रुक नहीं रही थी, चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। जब ऋतु ने गुड़िया के खिलौने अलमारी में बंद कर दिए तो दोस्तों अंदर वाले कमरे में से कई बार ऋतु और मुझे रात को रोने की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। हम दोनों देखने जाते तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन रोने की आवाज़ लगातार उस कमरे से आती थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। दरअसल दोस्तों सुबह का समय था, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और ऋतु नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। मैं दोस्तों तैयार हो ही रहा था कि एकदम से ऋतु की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैं भागकर बाथरूम के पास गया तो देखा ऋतु एकदम से बाथरूम से बाहर निकली और मेरे पास आके बोली, खून लगा है, खून लगा है। मैंने ऋतु से बोला कि क्या हुआ, कहाँ खून लगा है? तो बस वो बार बार बोलती रही कि खून लगा है, हटाओ इसे, खून लग रहा है। मैंने ऋतु को पहले शांत किया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ खून लगा है? तो उसने बताया कि अंदर शावर में से खून निकल रहा है, लाल कलर का खून मेरे शरीर पे गिरा। मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं है। मैंने ऋतु को शीशे के सामने खड़ा करा और मैंने कहा कि देखो कोई खून नहीं है, और कहाँ शावर से खून निकल रहा है, मुझे दिखाओ। मैं अंदर गया, मैंने शावर ऑन किया तो दोस्तों शावर से पानी ही आ रहा था। लेकिन ऋतु बोलने लगी कि मेरी बात का यकीन करो, शावर में से खून निकल रहा था, तभी तो मैं डरी। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऋतु इस तरीके से कभी जल्दी घबराती नहीं। उसने कुछ ना कुछ तो देखा है तभी वो घबराई है। उसके बाद दोस्तों ऋतु मुझसे बोलने लगी कि आज ऑफिस मत जाओ, आज घर ही रहो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं लीव ले लेता हूँ। तो मैंने उस दिन ऑफिस की लीव ले ली। मैं उस दिन घर पे ही था। मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहा था। दोपहर का समय था, हम सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। ऋतु मुझे खाना दे रही थी। उसने मुझे एक गिलास में पानी भर के दिया, लेकिन दोस्तों जैसी वो गिलास मैंने उठा के पीने के लिए चला तो जैसी मेरी नज़र उस गिलास के अंदर पड़ी तो दोस्तों मुझे उस गिलास के अंदर खून दिखाई दिया, लाल कलर का खून, जिसे देख वो गिलास मैंने तुरंत नीचे टेबल पर रख दिया। ऋतु मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा कि यार मुझे भी खून दिखाई दिया इस गिलास के अंदर। और दोस्तों जब मैंने दोबारा उस गिलास के अंदर देखा तब उसके अंदर पानी था। अब उसके अंदर कोई लाल कलर का खून नहीं था। मैं समझ गया कि ऋतु ने भी शावर के अंदर क्या देखा और क्या महसूस किया, वो अब मेरे साथ भी हुआ। अब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ के हो रही थी, अब चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होने लगी थी। मेरे मन में सिर्फ इस चीज़ का डर था कि कैसे भी करके ये सारी चीज़ें मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुंचाए। वो हमारे साथ जो कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची को ये नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। जिसके बाद मैंने ऋतु से बोला कि हम दोनों कल कैसे भी करके घर में छोटी सी पूजा करते हैं। तो हम दोनों ने कल घर में सुबह सुबह एक छोटी सी पूजा करी और पूजा करने के बाद मैं अपनी ऑफिस के लिए निकल गया। दोस्तों उसी दिन दोपहर में ऑफिस में था और करीब 1 से 2 बजे के बीच का समय था कि मेरे पास ऋतु का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो ऋतु घबराते हुए बोली कि गुड़िया की तबीयत ख़राब हो रही है, उसे बहुत तेज़ बुखार है, तुम जल्दी घर आ जाओ। ये बात सुन के मैं थोड़ा घबरा गया और मैं उसी वक्त घर के लिए निकल पड़ा। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने जब गुड़िया को देखा तो गुड़िया को सच में बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। मैंने ऋतु से बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैं दोस्तों अपना ऑफिस का सामान बस रख ही रहा था, जो मेरे पास ऑफिस का सामान था मैं उसे बस रख ही रहा था कि दोस्तों उसी बीच मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसके बारे में मैं शुरू से डरता आ रहा था। दोस्तों मेरी आंखों के सामने किसी ने गुड़िया के बाल नोचे और उसे घसीट के ज़मीन पर ले जा रहा था। गुड़िया के सर के बाल नुचे हुए अलग से दिख रहे थे। मैं बहुत तेज़ चिल्लाया और भाग के गुड़िया के पास गया। उसे मैंने गोदी में उठाया और अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के उसी वक्त उस घर से बाहर निकल गया।
मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो जो भी चीज़ है वो मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाए। उसने जिस तरीके से मेरी गुड़िया के साथ किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं था। उसके तुरंत बाद मैं सबसे पहले तो गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर गया, उसका वहाँ पे इलाज कराया, और उसके बाद दोस्तों फिर मैं अपने परिवार को उस घर में दोबारा लेकर कभी नहीं गया। मुझे पैसों की थोड़ी दिक्कत पड़ी, लेकिन मैंने उसके अगले दिन कैसे ना कैसे अरेंज करके एक नया घर रेंट पे ले लिया था और सारा सामान उस घर से उठवा के नए घर में रखवा दिया था। मैं दोस्तों अब उस घर में जाना ही नहीं चाहता था, उस घर को देखना ही नहीं चाहता था जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस घर में ऐसा था क्या। उस घर में किसी बच्चे की आत्मा थी या फिर किसी बड़े की। वो हमें क्यों परेशान कर रही थी और बाद में जाकर उसने हमारे ऊपर हमला क्यों किया। ना मैं कभी जान पाया और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश करी, क्योंकि मैं बस चाहता था कि मेरा परिवार किसी तरह सुरक्षित रहे। दोस्तों उस बात को बीते काफ़ी समय हो गया है। हम आज भी आबू धाबी में ही रहते हैं और रेंट के फ्लैट में ही रहते हैं, लेकिन उस बात का जिक्र आज भी जब भी मैं ऋतु के साथ करता हूँ तो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। दोस्तों यही थी कहानी पंकज की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑल पे कर लें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और डालूंगा। मिलूंगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।